ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। यूनियन टेरिटरी एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। यूनियन टेरिटरी जो है वो पार्ट 8 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 239 से 241 के बीच में इसके बारे में सारे प्रोविजंस मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नड बाय आर्टिकल 239 से 241 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बात कर ली हमने। एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होता है थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है? यूनियन टेरिटरी एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नॉट हेड ऑफ स्टेट लाइक गवर्नर। जैसे गवर्नर नॉर्मल स्टेट्स में हेड होते हैं, वैसे यहाँ का जो शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं, यूनियन टेरिटरी और शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज ट्राइबल एरिया, उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता है जैसे गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन यहाँ का क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि यूटीज़ में होते हैं। चीफ कमिश्नर होता है शेड्यूल्ड एरिया में, और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरी। ये इंटरचेंज भी हो सकता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड ईयर ऑफ फॉर्मेशन। कौन सी यूनियन टेरिटरीज कब फॉर्म हुई? अंडमान एंड निकोबार 1956 में। ठीक है, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1956 में, लक्षद्वीप 1956 में, पुदुचेरी 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में। ठीक है, चंडीगढ़ 1966 में, जम्मू एंड कश्मीर 2019 में, लद्दाख 2019 में, दादर एंड नागर हवेली 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूटीज़ विद लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है? वो कौन कौन सी हैं? दिल्ली है, जो 1992 में उसको यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली मिला। पुदुचेरी में भी है 1963 में। जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में मिला। ठीक है, स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली, स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली कब मिला उसको? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिला। क्या है इसमें? रीडेजिग्नेटेड दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरीज। ठीक है, दिल्ली को रीडेजिग्नेटेड किया गया एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएटेड। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएट किए गए। चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर जो है वो जो अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। अदर मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं ऑन सीएम एडवाइस। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली स्टेट्स में क्या होता है कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बट यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सीएम को अपॉइंट नहीं करते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। और अदर मिनिस्टर्स को कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्टर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मिनिस्टर यहाँ का जो होता है यूनियन टेरिटरी का, वो बेसिकली दिल्ली एनसीटी का, वो अपना जो सर्व करता है वो टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट सर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनियन टेरिटरीज हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर यूनियन टेरिटरी। हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। यूनियन टेरिटरी अन ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट, कौन से यूनियन टेरिटरी को कौन से हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करती है? तो अंडमान निकोबार कौन से हाई कोर्ट के? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर फॉल करती है। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब एंड हरियाणा के अंडर फॉल करती है। लक्षद्वीप केरला के अंडर फॉल करती है, केरला हाई कोर्ट के। पुदुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के। दादर नागर हवेली जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर फॉल करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जो कि पार्ट 10 में आर्टिकल 244 के अंडर मेंशन्ड है। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है। अब इसके नेक्स्ट प्रोविजंस देख लेते हैं। अप्लाइज टू ऑल स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को ट्राइबल एरिया की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए फिफ्थ शेड्यूल जो शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर होते हैं वो अप्लाइज टू ऑल स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चार है, याद रखना। ठीक है, AMTM। ठीक है, इसको जो भी बना सकते हो ट्रिक बना लो। MAMT, ममता से याद रख लो। MAMT, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ए को भूल जाना। प्रेसिडेंट डिक्लेयर शेड्यूल्ड एरिया इन कंसल्टेशन विथ गवर्नर। गवर्नर के कंसल्टेशन पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी स्टेट के स्पेसिफिक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, गवर्नर सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी शेड्यूल्ड एरिया होते हैं उनका जो भी गवर्नेंस होता है उसका रिपोर्ट जो है गवर्नर प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। गवर्नर में अप्लाई और मॉडिफाई लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट टू दिस एरिया। सो बेसिकली जो हमारे पार्लियामेंट के लॉ होते हैं, ठीक है, उसको
मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकता है गवर्नर इन दिस शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, 6th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं जो ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है। इट अप्लाइज टू असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोविज़न होता है जहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल का गठन होता है। ठीक है, काउंसिल्स हैव लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। ये जो काउंसिल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल, इनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर होती है। ठीक है, गवर्नर कैन ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड अपॉइंट मेंबर। ठीक है, गवर्नर यहाँ का क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को। आर्टिकल 244A क्या बात करता है, ऑटोनॉमस स्टेट इन असम। ठीक है, ऑटोनॉमस स्टेट इन असम empowers parliament to create an autonomous state within Assam with its own legislature and council of ministers। ठीक है, आर्टिकल 244A के अंतर्गत ऑटोनॉमस स्टेट असम में डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, जिसका अपना खुद का लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। हिस्टोरिकल एंड एडिशनल फैक्ट के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1874 अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था 1874 में। ठीक है, 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्रिएटेड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज किससे क्रिएट हुए, 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, स्टेट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जिसके थ्रू यूटीज़ का क्रिएशन हुआ। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा वेयर अर्लियर यूटीज़। पहले ये हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के किसी भी मैटर पे पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है, अपना नियम कानून बना सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि स्टेट लिस्ट पे स्टेट ही सब लेजिस्लेट करता है, बट अगर वो यूटी है तो स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। इन यूटीज़ विथ लेजिस्लेचर सर्टेन सब्जेक्ट्स जैसे पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस रिमेन्स विथ सेंटर। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में जो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, लैंड हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे अभी भी सेंटर के साथ सेंटर के पास रहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला बात करते हैं, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में सबसे पहले कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के प्रोविजंस मेंशन्ड है। इसके अंदर क्या प्रोविज़न है, एक चेयरमैन होगा एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चेयरमैन होगा एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसका टेन्योर क्या होता है, 6 ईयर्स का होता है और टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। या तो 6 ईयर का रहेगा या उन्होंने 65 ईयर्स ऑफ एज अचीव कर लिया, विच एवर अर्लियर। ठीक है, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बट 50% मेंबर हैव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन पब्लिक सर्विस। ठीक है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होता है, बट एटलीस्ट 50% मेंबर जो होते हैं मस्ट हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिक सर्विस। ठीक है, जनरली आईएएस ऑफिसर्स को बनाया जाता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को। रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी, इन्फॉर्मिटी अंडर आर्टिकल 317। 317 में इनके रिमूवल का प्रोसेस मेंशन्ड है। क्या क्या ग्राउंड है इनके रिमूवल का, मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी, इन्फॉर्मिटी। ठीक है, जो कि आर्टिकल 317 में मेंशन्ड है। एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग फॉर रिमूवल। देखो यहाँ पे एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो बाइंडिंग होगा, किसके रिमूवल के लिए, सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन को रिमूवल के लिए। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अगर एक बार आप यूपीएससी के चेयरमैन बन गए तो आप फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट आप यूपीएससी के चेयरमैन रीअपॉइंट हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फंक्शंस क्या होता है इनका। रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का रिक्रूटमेंट, एडवाइजरी ऑन सर्विस मैटर, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शंस के मैटर में ये डील करता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससीज। ठीक है, इसका भी आर्टिकल 315 से 328 तक मेंशन्ड है। इसमें एक चेयरमैन होता है, अदर मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर से। ठीक है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता था, प्रेसिडेंट करता था, ऊपर वाले का।
बट ये जो है ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इसका अपॉइंटमेंट जो है ये गवर्नर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका टेन्योर 6 ईयर्स होता है और टिल 62 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। याद रखना यहाँ पे एक कैच है, यूपीएससी में 6 ईयर्स का होता है और 65 ईयर्स। ठीक है, स्टेट पीएससी में क्या होता है कि 6 ईयर्स तो होता है एंड 62 ईयर्स ऑफ एज होता है, जिनमें से भी दोनों पहले आ जाएंगे वो हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल ओनली बाय प्रेसिडेंट सेम ग्राउंड एज यूपीएससी। इसका रिमूवल जो है अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं, बट रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट को ही करना पड़ेगा। और ग्राउंड क्या होगा रिमूवल का, सेम एज यूपीएससी। क्या क्या यूपीएससी के ग्राउंड थे ये आपके, मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी, इन्फॉर्मिटी अंडर आर्टिकल 317। फंक्शन क्या होता है, सिमिलर टू यूपीएससी बट स्टेट लेवल सर्विसेज। फाइन एनफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई आर्टिकल 324। सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल है, तो वो होता है 324। अब इसके प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता है। इनका टेन्योर क्या होता है, 6 ईयर और टिल 65 ईयर्स, जो भी पहले आ जाए। इक्वल पावर एंड सैलरी सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो इनका जो पावर और सैलरी होता है वो इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होता है। ठीक है, सीईसी जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनका रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है वैसे ही होगा। इलेक्शन कमिश्नर रिमूव्ड ऑन सीईसी रिकमेंडेशन। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका तो रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जज के तरफ से होता है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो बाकी के 2 मेंबर्स, क्योंकि 3 मेंबर बॉडी है, उनको जो रिमूवल होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये करते क्या हैं। सुपरवाइजेज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इनके इलेक्शन को सुपरवाइज करता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल क्या है इसका, 324। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसके इलेक्शन को ये सुपरवाइज करता है। ठीक है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में ये नहीं जाता है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आई थिंक स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है, 280। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय प्रेसिडेंट। हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये चेयरमैन होते हैं इसमें एक, और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये 5 मेंबर्स बॉडी होती है। एलिजिबिलिटी क्या है इनका, पब्लिक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग लॉज के जानकार होने चाहिए। एडवाइजरी बॉडी रिकमेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह फंक्शन करता है जिसका काम होता है रिकमेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, कैसे टैक्स रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है बट रिस्पेक्टेड। जो इनका रिकमेंडेशन होता है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है बट इट्स नेवर बाइंडिंग। ठीक है, स्टेटमेंट में आ जाए तो ध्यान रखना। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल जो कि आर्टिकल 279A में मेंशन्ड है, इसके चेयरपर्सन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। किसके, जीएसटी काउंसिल के। चेयरमैन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं इसमें, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MOS का क्या है देख लेना एक बार, रेवेन्यू। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं इसके मेंबर, और यूनियन मेंबर ऑफ सर्विस जो भी है। वोटिंग क्या होता है इसमें, सेंटर का 1/3 वेट होता है, स्टेट का 2/3 वेट होता है। 75% रिक्वायर्ड टू पास डिसीजंस। ठीक है, रिकमेंड जीएसटी रेट्स रिकमेंड करता है, एग्जम्पशन रेट को रिकमेंड करता है एंड मॉडल लॉज को रिकमेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। इसका आर्टिकल क्या है, 148 से लेके 148 to 151 एंड 279 तक मेंशन है। ये 148 से 151 तक मेंशन है एंड आर्टिकल 279 भी कंट्रोलर ऑडिट जनरल के बारे में ही बात करता है। ठीक है, अगर एक पूछे तो आर्टिकल 148 के बारे में आप बता देना। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। टेन्योर क्या होता है, 6 ईयर और टिल 65 ईयर्स ऑफ एज होता है। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्सेस होता है, ये गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्सेस होता है। ऑडिट्स कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करता है, कंटिजेंसी फंड को ऑडिट करता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को ऑडिट करता है एंड स्टेट्स को भी ऑडिट करता है। ठीक है, इसका रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट जज के जैसे होता है। ये नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को एंड देन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में डिस्कस करवाते हैं इसकी रिपोर्ट को। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCSC। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसका आर्टिकल क्या है, 338। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, अनदर 3 मेंबर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट।
कितना टेन्योर होता है इनका? इनका टेन्योर होता है 3 ईयर्स का। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसका टेन्योर क्या है? 3 ईयर्स। यहाँ पे गच्चा खा जाओगे क्योंकि हर बार हम लोग देख रहे हैं कि 6 ईयर्स चलते आ रहा है, बट यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 338 है एंड 338 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसका टेन्योर भी 3 ईयर्स होगा। इससे आपको आर्टिकल भी याद हो जाएगा और टेन्योर भी याद हो जाएगा, ठीक है। बस 3 याद रखना। NCSC, इसमें CC 2 बार आ रहा है ना, तो एक और जोड़ दो अपने साइड से और 3 बना लो और 3 नंबर याद रखना, ठीक है। NCSC जब आए तो 3, जिससे 338 आपको आर्टिकल भी याद आ जाए और टेन्योर भी इनका 3 ईयर्स होता है वो भी याद आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्हीं के फंक्शन के बारे में। ये करते क्या है? मॉनिटर, सेफ गार्ड, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, रिपोर्ट्स एनुअली टू प्रेसिडेंट, पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इनके पास सिविल कोर्ट का पावर भी होता है। किसके पास? NCSC, नेशनल NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। 338 वहाँ पे आपने याद कर लिया था, यहाँ पे 338A याद कर लो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 338A, और अगेन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जब आएगा तो 338B याद रख लेना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वाया 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2003 में 89th अमेंडमेंट हुआ जिससे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का गठन किया गया, जिसका आर्टिकल 338 है। इसमें क्या होता है? चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं हैज़ कैबिनेट मिनिस्टर रैंक। इनका जो रैंक होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन NCSC बट फॉर ST। इसका जो फंक्शन होता है सेम होता है एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के, बट ये STs के लिए फोकस करता है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, NCBC। इसका आर्टिकल क्या है? 338B है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको मिला था 2018 में, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट NCSC को था, फिर NCST आया, फिर NCBC आया। आर्टिकल 338B के अंतर्गत 2018 में आया। इसका कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? 102 अमेंडमेंट के अंतर्गत ये ऐड हुआ। और NCST कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था? 89th अमेंडमेंट, जो कि 2003 में हुआ था। इसके 15 साल बाद NCBC आया। 5 मेंबर बॉडी होती है, एक चेयरपर्सन होता है और एक VC होता है और 3 अदर्स होते हैं। टेन्योर क्या होता है? अगेन 3 ईयर्स होता है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फंक्शन क्या होता है? एडवाइज ऑन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन BC लिस्ट, बैकवर्ड क्लास में के लिस्ट में इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे ये क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं और मॉनिटर सेफगार्ड्स, और बैकवर्ड क्लासेस के सेफगार्ड को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर्स जो गठन होते हैं वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका आर्टिकल है 350B, ठीक है। 350B के अंतर्गत स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आते हैं। इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। इनकी ड्यूटी क्या होती है? रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के सेफगार्ड को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रिपोर्ट बनाते हैं। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और फिर टेबल्ड इन पार्लियामेंट में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं, बट सबसे पहले तो याद रखो कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 76 होता है, ठीक है। ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। मस्ट बी एलिजिबल फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होगा उसी के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट किया जाएगा। टेन्योर क्या होता है इनका? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। कोई फिक्स टर्म नहीं, याद रखना यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। लीगल एडवाइज़र टू यूनियन गवर्नमेंट होते हैं। ये यूनियन गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र होते हैं। नॉट फुल टाइम नहीं होते हैं। कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली, ठीक है। ये प्राइवेट अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल। इनका एलिजिबिलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, नो वोट। इनके पास राइट होता है कि पार्लियामेंट में ये बोल सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं, बट इनके पास वोट नहीं होता, ये वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लिया हमने। सिमिलरली अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट होते हैं जिनका आर्टिकल 165 है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या था? 76 था। और अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 165।
ये अपॉइंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। मस्ट बी एलिजिबल फॉर हाई कोर्ट जज, ठीक है। ये यूनियन के थे, इंडिया के थे, तो सुप्रीम कोर्ट जज की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी इनके पास, बट ये स्टेट्स के लिए हैं तो इनके पास मस्ट बी एलिजिबल फॉर हाई कोर्ट जज, इनके पास हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। इनके पास राइट टू स्पीक इन स्टेट लेजिस्लेटर होता है, बट ये वोट नहीं डाल सकते, सिमिलर टू द अटॉर्नी जनरल बट स्पेसिफिक टू स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे पहला हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ? जनवरी 1 2015 को बाय यूनियन कैबिनेट रिजोल्यूशन। ये एक रिजोल्यूशन के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका टाइप क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है और स्टैट्यूटरी भी नहीं है। इसका गठन कैसे हुआ है? एक कैबिनेट रिजोल्यूशन के थ्रू हुआ है। कब हुआ था? जनवरी 1 2015 को, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को हटा के। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है इसका प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड बॉटम्स अप अप्रोच, ठीक है। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में इनको बात करना, इनका वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड बॉटम्स अप अप्रोच पे बात करते हैं। चेयरपर्सन कौन होते हैं इनके? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल क्या होती है? चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं इसके गवर्निंग काउंसिल में। स्टेट्स गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूटीज़ के। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। इनका रैंक जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर को होता है, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं कौन कौन? एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस डोमेन। पार्ट टाइम मेंबर्स कौन होते हैं? 2 होते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च ऑर्ग्स। नेक्स्ट, सीईओ होते हैं इसमें। नीति आयोग के सीईओ जो होते हैं, जिसको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते ही हैं इसके, ठीक है। चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के, बट इसका नीति आयोग के एक सीईओ भी होते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। और इनका जो रैंक होता है, रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेक्रेटरी के रैंक पे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। फंक्शन क्या होता है इनका? पॉलिसी डिज़ाइन, फेडरल कोऑपरेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, थिंक टैंक एक्टिविटी के बारे में, थिंक टैंक एक्टिविटीज़ ये करते रहते हैं नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया? अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। 2013 के लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंडर इसका लोकपाल एंड लोकायुक्त का गठन हुआ। लोकपाल में क्या होता है? एक चेयरपर्सन होता है, मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। 50% जो होते हैं वो जुडिशियल होते हैं, 50% फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वीमेन के कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। लोकपाल में एक चेयरमैन होगा, मैक्सिमम 8 मेंबर्स होंगे, 50% जुडिशियल मेंबर होंगे, 50% SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वीमेन से आएंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है? सिलेक्शन कमेटी होती है लेड बाय PM, जो लोकपाल एंड लोकायुक्त का सिलेक्शन करती है, अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है। टेन्योर का क्या होता है इनका? 5 ईयर्स और अंटिल 70 ईयर्स ऑफ एज। याद रखना यहाँ पे 70 ईयर्स ऑफ एज किस में है? लोकपाल और लोकायुक्त में है। 5 ईयर्स और अंटिल 70 ईयर्स ऑफ एज। ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर विथ सम एक्सेप्शन, मिनिस्टर्स, MPs, ग्रुप A to D, सेंट्रल एम्प्लॉयज़, ये इनका ज्यूरिस्डिक्शन है, ठीक है। सबको ये वो कर सकते हैं। लोकायुक्त क्या होता है? स्टेट वर्जन ऑफ लोकपाल। लोकपाल होते हैं सेंटर में एंड स्टेट में जो होते हैं वो लोकायुक्त होते हैं, ठीक है। अपॉइंटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इनका अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। और लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट कौन करता है? एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसका प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। टेन्योर क्या होता है लोकायुक्त का? तो लोकायुक्त का टेन्योर होता है 5 ईयर्स और अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। याद रखना यहाँ पे लोकपाल के लिए 70 ईयर्स ऑफ एज है एंड लोकायुक्त के लिए 65 ईयर्स ऑफ एज है। इसमें लोकायुक्त में कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। लोकपाल कैन नॉट बी सुमोटो एक्शन, लोकपाल कैन नॉट टेक सुमोटो एक्शन। लोकपाल जो है सुमोटो एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। खुद से केस को अपने पास नहीं लेके आ सकते, उसको सुमोटो एक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब इस्टेब्लिश हुई? अक्टूबर 12 1999 को अंडर PHRA, ह्यूमन रिसोर्स एक्ट 1993 के अंतर्गत इसका गठन हुआ। 1993 में ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ। टाइप क्या है इनका? स्टैट्यूटरी बॉडी है। चेयरपर्सन कौन होता है? रिटायर्ड CJI और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इसके चेयरपर्सन। मेंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और 2 ह्यूमन राइट एक्सपर्ट होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? बाई प्रेसिडेंट वाया हाई लेवल कमेटी। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं वाया हाई लेवल कमेटी। टेन्योर क्या होता है? 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज, 3 साल तक या अंटिल एज ऑफ 70। याद रखना NHRC के जो चेयरमैन होते हैं इनका टेन्योर ये होता है।
लोकपाल के जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी, उसके लीडिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट एनएचआरसी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बाई प्रेसिडेंट वाया हाई लेवल कमेटी। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? इंक्वायर इनटू ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन राइट वायलेशन, प्रमोट ह्यूमन राइट अवेयरनेस। ठीक है, जाहिर सी बात है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का के बारे में देख लेते हैं। इसके चेयरपर्सन रिटायर्ड सीजे ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। जैसे नेशनल में रिटायर्ड सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं या सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, वैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। मेंबर इसमें 2 होते हैं, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट जज और ह्यूमन राइट एक्सपर्ट। टेन्योर क्या होता है इनका? 5 साल और या 5 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 3 ईयर्स का टेन्योर था और अंटिल 70 ईयर्स ऑफ एज। बट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, नॉट जस्ट 3 और अंटिल 70 ईयर्स। ठीक है, 70 ईयर्स तो होता ही है दोनों में, बट नेशनल में 3 ईयर्स का टेन्योर होता है और स्टेट में 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC कब इस्टेब्लिश हुआ? 2005 में अंडर RTI एक्ट इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। टाइप क्या है इसका? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन PM लेड कमिटीज़ रिकमेंडेशन। PM लेड कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर इनका अपॉइंटमेंट करता है। टेन्योर क्या होता है? 5 ईयर और अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज। पावर क्या होता है इनका? इंक्वायर इनटू RTI कंप्लेंट्स हैज सिविल कोर्ट पावर। सिविल कोर्ट की पावर होती है और RTI कंप्लेंट्स में इंक्वायर करते हैं ये लोग। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशंस क्या होते हैं? सिमिलर टू CIC बट एट स्टेट लेवल। ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CM लेड कमेटी। फाइन एनफ। टेन्योर क्या होता है? 5 ईयर्स और अंटिल 65। सेम CIC में और स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो टेन्योर होता है वो सेम होता है, 5 ईयर्स और अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज। जबकि नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर और स्टेट ह्यूमन राइट कमिश्नर में अलग है, 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज, और यहाँ पे 5 ईयर और अंटिल 70। इनका जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ओवर स्टेट गवर्नमेंट एंड बॉडीज़। नेक्स्ट बात करते हैं CVC के बारे में, चीफ विजिलेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, चीफ विजिलेंस कमीशन में का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1964 में वाया रेजोल्यूशन। स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का इसको स्टेटस मिला कब? 2003 एक्ट के उससे। कंपोजिशन क्या है इसका? एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होगा और 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ PM, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, टेन्योर क्या होता है इनका? 4 ईयर्स और अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज। याद रखना, चीफ CVC का जो टेन्योर होता है 4 ईयर्स और अंटिल 65 ईयर्स ऑफ एज होता है। फंक्शन क्या है इनका? एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ एडवाइजरी बॉडी होते हैं, मॉनिटर्स, विजिलेंस। ठीक है, चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1963 में। डिराइव्स पावर फ्रॉम DSPE एक्ट 1946। टाइप क्या है इसका? नॉन स्टैट्यूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। याद रखना, CBI क्या है? सेम एज नीति आयोग, नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फंक्शन क्या है इसका? इन्वेस्टिगेट करप्शन, स्पेसिफिक क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सुपरविजन क्या करता है? अंडर DOPT गाइडेंस बाय CVC फॉर करप्शन केसेस, रिक्वायर्स स्टेट कंसेंट अनटिल अनलेस डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, NIA के बारे में बात करते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में। स्टैब्लिश कब हुई थी? 2009 में अंडर NIA एक्ट 2008। फंक्शन क्या होता है इसका? इन्वेस्टिगेट टेररिज्म एंड थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अक्रॉस इंडिया विदाउट स्टेट परमिशन। सेंट्रल CBI को स्टेट का परमिशन चाहिए अनलेस डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बट NIA के पास इसका जुरिसडिक्शन जो होता है वो अक्रॉस इंडिया होता है विदाउट स्टेट परमिशन। ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट 2019 में किया गया था, उसमें क्या किया गया? एडेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी एंड साइबर टेररिज्म वाले भी एरियाज इसको ऐड किए गए। स्पेशल NIA कोर्ट्स होते हैं, सेटअप अंडर सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ NIA एक्ट। ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या है, कैसे कैसे है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये पार्ट 15 में मेंशन्ड है, अंडर आर्टिकल 324 टू 329। 324 किसका आर्टिकल है? इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, आर्टिकल 324 क्या बोलता है? स्टैब्लिशेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 325 क्या बोलता है? 1 जनरल इलेक्टोरल रोल पर कंस्टिट्यूंसी।
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है। ये इलेक्टोरल रोल पर कंस्टिट्यूंसी रिलीज करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, सेक्स। आर्टिकल 326 क्या बोलता है? इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट सरफेस होगा, 18+ ईयर के सब लोगों को वोट करने की राइट है। आर्टिकल 327 क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन मेक इलेक्शन रिलेटेड लॉ, पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन रिलेटेड लॉ बना सकता है। आर्टिकल 328 क्या बोलता है? स्टेट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट इलेक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 329 क्या बोलता है? कि कोर्ट बार्ड फ्रॉम इन्फरिंग इन इलेक्टोरल मैटर एक्सेप्ट वाया इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। कोर्ट जो है वो बार्ड है फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेयर कोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ से मिलता है हमको राइट? आर्टिकल 329 से। एक्सेप्ट वाया इलेक्शन पिटीशन डाल के करना है तो कर सकते हैं, इसके अलावा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं कोई भी कोर्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के बारे में बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आया था, बट ठीक है, अगर 1950 लिखा है तो देखते हैं ये मिसप्रिंट है या जेन्युइन है। ये क्या करता है? प्रोवाइड्स एलोकेशन टू सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, ठीक है। कवर्स डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रोल एंड वोटर क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, हाँ ठीक है, 2 बार आए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951। 1950 का मतलब क्या है? 1950 क्या करता है? ये करता है, ये पार्लियामेंट के सीट एलोकेट करता है, ठीक है, एंड स्टेट असेंबली में सीट एलोकेट करता है। और ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी भी करता है, इलेक्टोरल रोल एंड वोटर क्वालिफिकेशन डिफाइन करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या क्या प्रोविजंस है? ये कंडक्ट कराता है इलेक्शंस, डिस्क्वालिफिकेशंस की ग्राउंड बताता है एंड इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में बात करता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज़ के बारे में देखता है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस बाय इलेक्शंस एंड यूज़ ऑफ सिविल कोर्ट इज़ बार्ड, ठीक है। यूज़ ऑफ सिविल कोर्ट इज़ बार्ड इसमें, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 1952, 62, 72 एंड 2002 के अंतर्गत हुआ है। बेस्ड ऑन सेंसस डेटा होता है। लास्ट कब हुआ था? 2001 में। नेक्स्ट आफ्टर 2017 से सेंसस के बाद ये होगा। कंपोज्ड ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चेयरमैन होते हैं इसके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं इसमें, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसके पार्ट होते हैं। ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, इसके डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट, डिलिमिटेशन एक्सपर्ट पोस्ट 2017 सेंसस ड्यू टू फ्रीज बाय 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001। डिलिमिटेशन एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट 2027 के सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन एक्सपेक्टेड था उसको फ्रीज कर दिया गया है बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, क्या है कैसे है। 61st अमेंडमेंट 1988 में जो हुआ था उसमें वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी टू 18 ईयर्स, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में है। नोटा इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे। ईवीएम्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुए थे वो 1982 में, मैंडेटरी सिंस 2003, ठीक है। फोटो वोटर आईडी इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में टू प्रिवेंट फ्रॉड, ठीक है। वीमेंस रिजर्वेशन के बारे में बात हुई थी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 में, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया था वीमेन को इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर 2027 डिलिमिटेशन, ठीक है। 106 अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है 2023 का कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वीमेंस को इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर 2070 डिलिमिटेशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर आर्टिकल 324 है, कंपोज्ड ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग इलेक्शन, ठीक है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी देख लेते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का गठन कब हुआ था। बीएसपी का गठन हुआ था 1984 में, समाजवादी पार्टी का 1992 में, तेलुगु देशम पार्टी का 1982 में, सीपीआई का गठन हुआ था 1925 में, सीपीएम का गठन हुआ था 1964 में, एआईएडीएमके का गठन हुआ था 1972 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एआईटीसी का 1998 में हुआ था गठन, ठीक है। नेशनल पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में था। अब नेशनल पार्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, बीजेपी का 1980 में हुआ था, सीपीआई का 1992 में हुआ था। ये क्या है? ये नेशनल पार्टीज़ हैं, ठीक है।
देख लेते हैं और भी नेशनल पार्टीज़ है अपने पास। सीपीएम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसका गठन 1964 में हुआ था। बीएसपी भी नेशनल पार्टी है, 1984 में हुआ था। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है वो भी नेशनल पार्टी है, 1999 में हुआ था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, जिसका गठन 1998 में हुआ था। आम आदमी पार्टी भी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई है, जिसका गठन 2012 में हुआ था। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट पहले आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है। ठीक है, सबसे पहले ऑफिस जो पोजीशन आती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आती है। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 3 पे आते हैं। गवर्नर 4th पे आते हैं विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, 5th जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे आते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो 6th पे आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो 7th पे आते हैं। उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारे 8th पोजीशन पे आते हैं। और इनका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेम होता है, विच इज़ 8। उसके बाद 9th पे आते हैं भारत रत्न अवार्डीज़ आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 10th पे एम्बेसडर आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, गवर्नर्स आते हैं। आउटसाइड देयर स्टेट्स में उनका प्रेसिडेंट थोड़ा कम हो जाता है। 11th पे सुप्रीम कोर्ट जज आते हैं। 12th पे यूपीएससी के चेयरमैन्स आते हैं, चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है, सीएजी आता है। नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर आता है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं। फिर लास्ट में 14 पे कौन आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क इन द कंट्री। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या समझ रहे हो, द लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर ऑफिशियल वर्क इन द कंट्री, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 17, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में आर्टिकल 342 से 351 तक क्या कवर करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल कवर करता है। की आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 343 एंड आर्टिकल 344 क्या बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन बात करता है। 345 एंड 347 क्या बात करता है, रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 348 एंड 349 जो है वो लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बात करता है। आर्टिकल 350 एंड 351 जो है वो स्पेशल डायरेक्शन के बारे में बात करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन कौन कौन से स्पेशल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। आर्टिकल 341 पार्ट 1 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आर्टिकल 343(1) क्या बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी वॉज ऑफिशियल फ्रॉम 26 जनवरी 1950 बट नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड इनिशियली उसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। आर्टिकल 342 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, इंग्लिश टू बी यूज फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट टिल 1965। ठीक है, ये बोला गया था कि 15 ईयर्स तक हम यूज़ करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आया, उसमें क्या हुआ, हिंदी इज़ ऑफिशियल फ्रॉम 26 जनवरी 1965 बट इंग्लिश कॉन्टिन्यूज अलॉन्ग साइड हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो बना था उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रोविजन से। आर्टिकल 344 जो है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कमीशन इंक्लूड करता है चेयरमैन को और मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिंग लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल, जो भी 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है उनको रिप्रेजेंट करने वाले। करंट सेटअप क्या है इसका, एक चेयरमैन है और 22 मेंबर्स हैं। 8th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 22 रीजनल लैंग्वेजेस करेंटली रिकॉग्नाइज। ठीक है, 22 रीजनल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है 8th शेड्यूल में। ठीक है, इनिशियली देयर वर ओनली 14 लैंग्वेजेस, पहले बस 14 लैंग्वेजेस थे, उसके बाद इंट्रोड्यूस किए गए थ्रू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब उसकी बात कर लेते हैं। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया था, सिंधी ऐड की गई थी। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया था, नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी ऐड करा गया था। 21st के बाद सीधे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 50 अमेंडमेंट के बाद सीधे फिर आया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें ऐड किया गया बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड इज़ इंग्लिश, याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड इज़ इंग्लिश विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 द वर्क ऑफ पार्लियामेंट विल बी डन इन हिंदी और इंग्लिश।
ठीक है। बट द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन अलाउ अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज ओन मदर टंग। ये आर्टिकल 120 हमको ये आज़ादी देता है, ठीक है, कि वर्क ऑफ पार्लियामेंट तो हिंदी और इंग्लिश में ही होंगे, बट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हैं वो किसी मेंबर को अलाउ कर सकते हैं कि आप हाउस को अपने मदर टंग में एड्रेस कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के। आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 क्या बात करता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। 40 से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स और वो जो हमारे सिटीजनशिप और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वो सारे जो हैं उनका तो सबको याद ही रहता है। 41 राइट टू वर्क के बारे में बात करता है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट। राइट 43 क्या बात करता है? लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। 4 इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वल है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये ट्रिक हो गया एक तरह से आपको याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविज़न है 45 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये क्या करता है? प्रोविज़न फॉर एल्डरली चाइल्डहुड नहीं, प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज को एजुकेट करने की जिम्मेदारी आर्टिकल 45 में बात होती है। 48 आर्टिकल क्या बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। आर्टिकल 48 ए क्या बात करता है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करता है। 49 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसका प्रोटेक्शन करो, 48 बोलता है। 50 क्या बोलता है? 50-50, लोग बोलते हैं ना 50-50, भाई हाफ हाफ बराबर बराबर बांट दो, तो ये बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 क्या बात करता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। 51 ए क्या बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। 52 क्या करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा उसके बारे में बात करता है। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा उसके बारे में बात करता है। 57 जो है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के बारे में बात करता है। 58 क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन एज प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 60 जो है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। 61 क्या करता है? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 63 क्या करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। नेक्स्ट 64 क्या बात करता है? वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे, ये आर्टिकल 364 बोलता है, ठीक है। ये देख लेना एक बार, एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ये राज्यसभा होना चाहिए, बट ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोल, हाँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होता है वो राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 66 क्या बोलता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 70 क्या बोलता है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 72 क्या बात करता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा के बारे में बात करता है, तो सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट बोलता है। 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। 75(1) क्या बात करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर टू एडवाइज पीएम। 76 अटॉर्नी जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। 80 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 81 कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 84 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। 89 जो है वो चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है। 93 स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल के बारे में बात करता है। 100 वाला क्या बात करता है? वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। 108 क्या बात करता है? जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस के बारे में बात करता है इन सर्टेन केसेस। 109 क्या करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 109 जॉइंट सिटिंग। 109 क्या करता है? स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ठीक है। 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 111 एसेंट टू मनी बिल। 112 एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, बजट के बारे में बात करता है। 110 क्या करता है? अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात करता है। 116 क्या करता है? वोट ऑन अकाउंट, वोट फॉर क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट के बारे में बात करता है। 117 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंस बिल के बारे में बात करता है। 122 क्या करता है? कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस
ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस डाल सकते हैं, दे सकते हैं, वो आर्टिकल 123 में बात होता है। 124 क्या करता है, स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है 124। 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, बहुत ही चर्चा में था ये, इसलिए याद रखना। 143 149 CAG के बारे में बात करता है। 158 गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है। 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा, सस्पेंड, रिमीट और कम्यूट के बारे में बात करता है। 163 क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस के बारे में बात करता है। 164 जो करता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर के बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 165 एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 167 क्या करता है, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू गवर्नर के बारे में बात करता है। 169 क्या करता है, ऑबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट के बारे में बात करता है। 174 क्या बात करता है, सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, प्रोरोगेशन एंड डिजोल्यूशन के बारे में बात करता है। 200 क्या करता है, एसेंट टू बिल्स के बारे में बात करता है। 201 बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 213 क्या बात करता है, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। 1 2 3 123 जो था वो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट था। 203 जो है 1 को बीच में ला दो, ये पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस है। 214 हाई कोर्ट फॉर स्टेट। 215 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस एज हाई कोर्ट जज। 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, ठीक है। 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करता है। 226 में हाई कोर्ट का रीट इशू करने का राइट है। 231 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। 233 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। 239A जो है वो बात करता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली। 241 बात करता है हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। 243A ग्राम सभा। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। 243F पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाई एंड फंड्स फॉर पंचायत। 243K जो है इलेक्शन टू पंचायत। 243Z जो है ऑडिट फॉर अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। ZA जो बात करता है इलेक्शन टू म्यूनिसिपैलिटी। ZD जो बात करता है वो कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ZI जो बात करता है 243 ZI इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 249 आर्टिकल क्या बात करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। 243 क्या बात करता है, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आर्टिकल 262 क्या बात करता है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज। आर्टिकल 263 क्या बात करता है, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरनेशनल स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 260 फाइनेंस कमीशन, याद रखना ये बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 300 पर्सन नॉट विल बी डिप्राइव्ड विद द प्रॉपर्टी, ये राइट टू प्रॉपर्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बना था वो 300A में है। 312 ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करता है। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज, स्टेट्स के बारे में बात करता है। 233A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 233B ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर। 324 superintendence direction and control of election to be vested in election commission। 324 ECI election commission of India। 326 election to Lok Sabha and legislative assembly based on adult suffrage। 330 आर्टिकल क्या बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन हाउस ऑफ पीपल। 331 क्या बात करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। 338 क्या बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338A नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338 जो बात करता है
नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ST, एंड जो NCBC के बारे में बात करता है वो होता है 338B, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। 343 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में बात करता है। 344 जो है कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। 350A जो है फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज के बारे में बात करता है। 350B जो है ऑफिशियल स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बात करता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। 351 जो है वो डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करता है। 352 जो है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। 358 जो है 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात होता है, याद रख लेना। 358 में क्या है, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी 358 में है, जो कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, वो आर्टिकल 358 में बात होता है। आर्टिकल 359 में सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। 359 में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सस्पेंड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 360 क्या बात करता है, प्रोविजन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है 360। 365 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन बाय द यूनियन होता है। 368 क्या होता है, ये पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 370 टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 जो हटा था, बहुत चर्चा में था। आर्टिकल 371 जो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात का जो स्पेशल प्रोविजन है वो आर्टिकल 371 के में बात होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जिसके बारे में भी बहुत बार पूछता है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 7th अमेंडमेंट जो है वो 1956 में हुआ था, इंक्रीज लोकसभा सीट, 1 हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। इसमें 2 अमेंडमेंट्स, 7th अमेंडमेंट 1956 में 2 मेजर जजमेंट आए थे। क्या हुआ था, लोकसभा सीट इंक्रीज हुआ था एंड 2 स्टेट 2 और मोर स्टेट्स के लिए 1 हाई कोर्ट कैन बी यूज, ये भी 7th अमेंडमेंट में आया था। 34th अमेंडमेंट 1972 में जो आया था उसमें लोकसभा की सीट 525 से 545 कर दी गई थी। सिक्किम डोमिनियन स्टेटस बाई 35 अमेंडमेंट बन गया था। 36 अमेंडमेंट से सिक्किम बिकम फुल स्टेट, ठीक है। 35 से डोमिनियन बना था, 36 1975 में जो हुआ था वो सिक्किम फुल स्टेट बन गया था। 39th अमेंडमेंट क्या था, 1975 में हुआ था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर नॉट चैलेंजेबल इन कोर्ट, ठीक है, 39th अमेंडमेंट में हुआ था ये। 47th अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ था, सोशली सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। 47th अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था। फिर 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था एज फंडामेंटल राइट, अब ये बस लीगल राइट के रूप में अवेलेबल है। 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में हुआ था, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। 58 अमेंडमेंट जो हुआ था 1987 में हुआ था, ऑथोराइज्ड हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 61st अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, इसमें मिनिमम वोटिंग एज जो है वो 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। 61 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 में हुआ था उसमें ये चीज़ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 69th अमेंडमेंट जो हुआ था 1991 में हुआ था, दिल्ली को NCT का या NCR का स्टेटस मिल गया था। 70th अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ था, पुदुचेरी दिल्ली लेजिस्लेचर इन प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज में आ गया था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दिल्ली और पुदुचेरी को भी इंक्लूड कर लिया गया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही फेमस है, 1992 में हुआ था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। 74th अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेटस मिल गया था, ये भी 1992 में ही हुआ था। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में बहुत पूछता है। 86th अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, इसमें एलिमेंट्री रिडक्शन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज एज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 221A को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 210 में। 86th अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ था, उसमें आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया था, एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14। 89th अमेंडमेंट 2003 में जो हुआ था उसमें NCST का गठन हुआ था, आर्टिकल 338A को फॉर्म किया गया था। 91st अमेंडमेंट में जो कि 2003 में हुआ था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सीट था वो उसको लिमिट किया गया था, कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्लूडिंग PM।
97th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2011 में, इसमें कोऑपरेटिव्स को इंक्लूड किया गया था। फंडामेंटल राइट स्टेटस टू फॉर्म सोसाइटीज़ आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सब क्लास 3 को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें हम कोऑपरेटिव्स अपना सोसाइटीज़ बना सकते हैं। न्यू डायरेक्टिव्स जो है आर्टिकल 43B को ऐड किया गया था, पार्ट 9B को ऐड किया गया था। 99th अमेंडमेंट में एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्टक डाउन किया गया, गठन हुआ था, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया। 100th अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। इसमें इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 100 अमेंडमेंट जो कि 2015 में। 101 अमेंडमेंट जो 2016 में हुआ था, इसमें GST इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। 102 में 2018 में जो हुआ था उसमें NCBC का गठन हुआ था, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन का, जो कि आर्टिकल 338B में मेंशन्ड है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। 103 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में हुआ था, इसमें 10% EWS कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इन एजुकेशन एंड जॉब्स। आर्टिकल 15(6) एंड 16(6) को ऐड किया गया था। 104th अमेंडमेंट जो हुआ था 2019 में, उसमें SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा असेंबलीज एक्सटेंडेड टिल 2013, आर्टिकल 334A अमेंड किया गया था। ठीक है। 105th अमेंडमेंट 2021 में हुआ था, इसमें स्टेट्स का पावर टू आइडेंटिफाई सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को रिस्टोर किया गया था। 106 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड असेंबलीज नारी शक्ति वंदन योजना के अंतर्गत 23 में हुआ था, जो कि 2027 के डिलिमिटेशन के बाद इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। फर्स्ट होल्डर ऑफ इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल ऑफिस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल JC सुंदर कनिया। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया RK सनमुखन चेट्टी। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? BR अम्बेडकर। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? बलदेव सिंह। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे? श्री कृष्णा सिन्हा, ऑल्सो नोन एज श्री बाबू। ठीक है। श्री कृष्णा सिन्हा जो थे वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। याद रखना इसको, श्री कृष्णा सिंह अगर दे दिया SINGH तो उस पर मत मारना, इनका जो टाइटल है वो सिन्हा है, श्री कृष्णा सिन्हा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन थे? ये है हमारे मोदी, क्या नाम है इनका, दिख भी नहीं रहा है, इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन थे? ये थे हमारे हरमासजी पेरुसाव मोदी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? जयराम दास दौलतराम। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? एंड फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें एक बार मतलब याद रहे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ status of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation in our constituent assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves thus constitution. ठीक है। यहाँ हमारा ख़त्म होता है पूरा पॉलिटी वाला पार्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच।